सर्कुलर परमुटेशंस। जो कल हम बात कर रहे थे अरेंजमेंट्स की, वो हमने सारे के सारे लीनियर अरेंजमेंट डिस्कस किए थे। यानी कि अरेंजमेंट जो था वो एक लाइन के अलोंग था, एक रो के अलोंग था। अगर हमें ऑब्जेक्ट्स को सर्कल के अलोंग अरेंज करना है तो उस केस में हमारे पास जो सर्कुलर अरेंजमेंट्स हैं वो कितने होंगे। सपोज एक एग्जाम्पल की हेल्प से देखो, हमारे पास 5 ऑब्जेक्ट हैं, ए बी सी डी और ई डिफरेंट ऑब्जेक्ट है। बी सी डी ई ए, सी डी ई ए बी, डी ई ए बी सी, ई ए बी सी डी। अगर मैं लीनियर अरेंजमेंट्स की बात करता हूं तो ये अरेंजमेंट सारे डिफरेंट हैं। डिफरेंट हैं? अरे डिफरेंट है। मैंने सर्कल के अलोंग अरेंज कर दिया ए बी सी डी और ई, यानी कि इन्हीं 5 ऑब्जेक्ट्स को मैं सर्कल के अलोंग अरेंज कर रहा हूं। ए बी सी डी ई, बी सी डी ई ए, सी डी ई ए बी, यहाँ से स्टार्ट कर देंगे डी ई ए बी सी, ई ए बी सी डी। यानी कि ये 5 जो अरेंजमेंट है वो सर्कल के अलोंग केवल एक अरेंजमेंट है। भाई पोजीशन थोड़ी चेंज कर रहा हूँ मैं किसी की। अगर यहाँ से पढ़ना स्टार्ट किया मैंने, यहाँ से ए बी सी डी ई तो पहला अरेंजमेंट आ गया। यहाँ से स्टार्ट किया तो बी सी डी ए दूसरा आ गया। यहाँ से करता हूँ स्टार्ट तो तीसरा आ जाएगा। यहाँ से स्टार्ट करूँगा चौथा आ जाएगा। यहाँ से स्टार्ट करूँगा तो पाँचवा। यानी कि जो लीनियर अरेंजमेंट 5 थे, लीनियर अरेंजमेंट 5 थे, उनका सर्कुलर अरेंजमेंट केवल एक आया। लेट हमने अज्यूम कर लिया द नंबर ऑफ सर्कुलर अरेंजमेंट बी एक्स। 5 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को सर्कल के अलोंग कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं। जो हमारे पास सर्कुलर अरेंजमेंट है उनकी संख्या मैंने x ले ली। उनकी संख्या मैंने क्या ले ली? x। 1 सर्कुलर अरेंजमेंट gives rise to 5 different linear arrangement। अगर मैं कोई भी एक सर्कुलर अरेंजमेंट, ये एक सर्कुलर अरेंजमेंट है, तो इस अकेले एक सर्कुलर अरेंजमेंट के कितने लीनियर अरेंजमेंट बनेंगे? 5 हो गए। तो x जो सर्कुलर अरेंजमेंट है उनके टोटल लीनियर अरेंजमेंट कितने हो जाएंगे? 5। Therefore total linear arrangement with the help of 5 different objects by taking all of them at a time। 5 हमारे पास डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं, उन सभी को एक साथ लेते हुए मैं टोटल जो लीनियर अरेंजमेंट बना सकता हूँ। एक तरफ तो मैं ले रहा हूँ सर्कुलर अरेंजमेंट उन्हीं 5 ऑब्जेक्ट्स के x लिए मैंने, लेकिन प्रत्येक सर्कुलर अरेंजमेंट के लीनियर अरेंजमेंट कितने बनेंगे? 5। तो वहाँ से x जो सर्कुलर अरेंजमेंट थे उनके लीनियर अरेंजमेंट कितने हो गए? 5x। एंड इट इज़ फर्दर इक्वल टू, एक्चुअल में मैंने कल क्या बताया था कि 5 डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं, उनको आप लाइन के अलोंग कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो? 5 फैक्टोरियल। यानी कि 5x जो है वो 5 फैक्टोरियल के इक्वल आ गया। x की वैल्यू यहाँ से किसके इक्वल आ गई? 4 फैक्टोरियल। 4 का मतलब है 5 माइनस 1। टोटल n अगर हमारे पास डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं, उनको डिफरेंट, ध्यान रहे डिफरेंट, n डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं, तो उनकी हेल्प से जो सर्कुलर अरेंजमेंट बनेंगे उनकी संख्या क्या होगी? n-1 फैक्टोरियल।
5 ऑब्जेक्ट थे, 5 की हेल्प से सर्कुलर अरेंजमेंट कितने बन रहे हैं? 4 फैक्टोरियल। मैंने हेल्प ली है, जो कुछ पीछे हमने डिस्कस किया उसकी हेल्प ली। Therefore, total circular arrangement with the help of 5 different objects, n different objects, by taking all of them at a time. बेटा इसमें किसी भी चैप्टर का हम वो लेवल वहाँ तक पहुँच रहे हैं कि आपके पास चाहे स्टेज 1 हो या स्टेज 2, स्टेज 1 या स्टेज 2। स्टेज 1 में हो सकता है प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड इस टाइप के क्वेश्चन ना पूछे जाएं, लेकिन स्टेज 2 में पूछे जाने की संभावना पूरी होगी। सभी को एक साथ लेते हुए मैं कितने अरेंजमेंट बना पाऊंगा? इट विल बी n-1। टोटल हमारे पास 5 ऑब्जेक्ट थे, तो कितने सर्कुलर अरेंजमेंट बने थे? 4 फैक्टोरियल। टोटल n डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं, तो उनकी हेल्प से सर्कुलर अरेंजमेंट कितने बनेंगे? n-1 फैक्टोरियल। अब इसमें सेकेंडरी जो चीज़ें थी वो सारी अप्लाई हो जाएंगी। 5 में से सपोज 2 ऑब्जेक्ट एक जैसे हैं, A, B, C और D। इन 5 ऑब्जेक्ट्स को सर्कल के अलोंग अरेंज करना है। टोटल कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं? वो हमारे पास आंसर आएगा नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स दैट कैन बी मेड विद द हेल्प ऑफ दीज 5 ऑब्जेक्ट्स बाय टेकिंग ऑल ऑफ देम एट ए टाइम अलोंग ए सर्कल। 4 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल। अपॉन में 2 फैक्टोरियल क्यों आया? क्योंकि 2 ऑब्जेक्ट कैसे हैं? एक जैसे हैं। कल बताया था परमुटेशन विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट्स नॉट ऑल डिफरेंट। उसके बाद हमारे पास इसमें टाइप्स आती हैं सर्कुलर अरेंजमेंट की टाइप, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। एग्जैक्टली हाफ अरेंजमेंट ऐसे होंगे जिसमें ये किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के जो पड़ोसी है ना, नेबर्स हैं, वो अपनी पोजीशन इंटरचेंज करेंगे। आपके पास A, B, C, D, E, मैं बात कर रहा हूँ टाइप्स ऑफ सर्कुलर अरेंजमेंट, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। आप देख एग्जैक्टली हाफ हमारे पास ऐसे अरेंजमेंट्स होंगे जिसमें अगर मैं नेबर्स को इंटरचेंज कर दूंगा तो मेरे पास बाकी बचे हुए हाफ आ जाएंगे। एक अरेंजमेंट ये है, दूसरा अरेंजमेंट आपके पास आ जाएगा A, B, C, D। यहाँ जो A के राइट में है, यहाँ वो A के लेफ्ट में आ गया। जो A के लेफ्ट में था वो A के राइट में। क्या फर्क है? यहाँ पर इसको मैं क्या काउंट कर रहा हूँ? क्लॉकवाइज। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज। टोटल जो n-1 फैक्टोरियल अरेंजमेंट है उसमें से n-1 फैक्टोरियल बाय 2 क्लॉकवाइज है। मतलब इन जो क्लॉकवाइज दिए हुए हैं इसमें आप जो नेबर्स हैं उनको इंटरचेंज कर देना। आपके पास बाकी बचे हुए जो हाफ हैं वो आ जाएंगे। बाकी बचे हुए जो हाफ हैं वो हमारे पास आ जाएंगे। जैसे ये केस आपके पास, इसमें मैंने नेबर्स को इंटरचेंज किया, किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के नेबर्स हैं उनको इंटरचेंज कर दिया। इंटरचेंज करते मेरे पास ये अरेंजमेंट आ गया। और ये अरेंजमेंट और ये अरेंजमेंट क्या डिफरेंस है? अगर मैं इसको क्लॉकवाइज काउंट कर रहा हूँ तो मेरे पास क्या हो गया? एंटी क्लॉकवाइज। मान लो आपके पास ये कहीं इसमें जैसे कॉन्सेप्ट आ सकता है n डिफरेंट फ्लोर्स दिए हैं आपको। n डिफरेंट जो फ्लोर्स हैं, डिफरेंट कलर के फ्लोर्स हैं, या n बीट्स हमारे पास दिए हुए हैं ऑफ डिफरेंट कलर्स। In how many ways we can make a garland with the help of these n different flowers? n different flowers हैं, उनकी हेल्प से हम कितने तरीके से
गार्लैंड्स जो हैं वो तैयार कर सकते हैं, माला जो है वो तैयार कर सकते हैं, फूलों की माला जो है वो कितने तरीके से बनाई जा सकती है। एंड डिफरेंट फ्लोर्स आपके पास हैं, डिफरेंट उनका कलर्स लगा लो या साइज लगा लो, डिफरेंट कलर के फ्लोर्स दिए हुए हैं, उसकी हेल्प से अगर हमें गार्लैंड तैयार करनी हो तो टोटल कितने तरीके से, टोटल कितने डिफरेंट वेज से हम वो गार्लैंड तैयार कर सकते हैं। n-1 फैक्टोरियल बाई 2 n बीड्स दिए हुए डिफरेंट कलर्स के, अगर उनकी हेल्प से एक नेकलेस तैयार करना है तो वो कितने तरीके से पॉसिबल है, n-1 फैक्टोरियल बाई 2। अपॉन में 2 क्यों आ रहा है, देखो ये आपके पास एक तरीका है, आप कहोगे सर n फैक्टोरियल n-1 फैक्टोरियल क्यों नहीं है, n-1 फैक्टोरियल क्यों नहीं आ रहा, 26 आप इसको इंटरचेंज कर दो, ये ऐसा आप एनी फिक्स हो गई, इसको जस्ट मैंने क्या कर दिया रिवर्ट, ये बड़ा हिस्सा जो है इसको ऐसे करके ऐसे पलट दिया, क्या होगा, ये बड़ा जो अरेंजमेंट है वो इसमें चेंज हो जाएगा, और इसको अगर इंटरचेंज कर देंगे तो ये बड़ा अरेंजमेंट इसमें चेंज हो जाएगा। गार्लैंड आपके पास दी हुई है, उसको तैयार करना है, ये तो है नहीं कि उसके अंदर फिक्स हो गया जो कुछ भी है, अगर मैं इसको रिवर्ट कर दूंगा इंटरचेंज जस्ट, यानी कि इसको पलटना है आपको, ये हिस्सा एजरीज उठा के इधर ले आओ, ऐसे पलट दो, ये अरेंजमेंट आ जाएगा, और इसको अगर मैं वापस पलट दूंगा तो ये वाला अरेंजमेंट। इस वजह से आपके पास n डिफरेंट कलर के फ्लावर्स दिए हुए हैं, बीड्स दिए हुए हैं, उनकी हेल्प से हम नेकलेस या गार्लैंड कितने तरीके से तैयार कर सकते हैं, n-1 फैक्टोरियल बाई आधे हो जाएंगे, जस्ट हाफ क्यों हुए, क्योंकि जो क्लॉकवाइज हैं उनको काउंट कर लो या फिर एंटी क्लॉकवाइज हैं उनको काउंट कर लो, दोनों काउंट नहीं, ठीक है। तो अरेंजमेंट में ये लगभग आपके पास सारे के सारे टॉपिक हमारे पास आ गए, सारे के सारे कॉन्सेप्ट आ गए। उसके बाद इसमें छोटा सा टॉपिक कॉम्बिनेशन का है मेन यूज, मैंने डिफरेंस तो आपको पहले बता ही दिया था, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस, नंबर ऑफ ग्रुप्स, नंबर ऑफ सिलेक्शंस that can be made with the help of n objects by taking r of them at a time is denoted by NCR, and it is further equal to n factorial upon r factorial into n minus r. Number of combinations and number of groups that can be made with the help of n objects by taking all of them at a time. NCR, यहाँ भी r जो है उसकी वैल्यू n है उससे r लेस देन और इक्वल टू, ठीक है। उसके बाद इसमें कुछ एक केस आते हैं, NCN, नंबर ऑफ ग्रुप्स विद द हेल्प ऑफ n ऑब्जेक्ट्स बाय टेकिंग ऑल ऑफ देम एट ए टाइम। केवल कल क्या बताया था, ग्रुप या सिलेक्शन को चेंज करने के लिए, कॉम्बिनेशन को चेंज करने के लिए हमें एक ऑब्जेक्ट को, लेकिन मेरे पास और एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं, टोटल ऑब्जेक्ट कितने थे n, वो सारे के सारे मैंने क्या कर लिए, यूज कर लिए, तो उसमें से रिप्लेस करने के लिए और कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं। इसका मतलब सभी ऑब्जेक्ट्स को एक साथ लेके अगर हमारे पास कॉम्बिनेशन, ग्रुप या सिलेक्शन हमें तैयार करना है तो उस केस में कितने सिलेक्शंस, कितने ग्रुप्स या कितने कॉम्बिनेशंस बनेंगे, वो हमारे पास क्या होगा, केवल और केवल NC0, ये भी हमारे पास किसके इक्वल आएगा, NC0। उसके बाद इसमें इनको आगे आप 11th में पढ़ोगे बाइनोमियल थ्योरम, ये बाइनोमियल कोफिशिएंट्स होंगे जो NCR हमारे पास है, इसको बाइनोमियल थ्योरम के अंदर जो आपके पास बताया हुआ है ना, a + b की पावर n, NC0 एक आध जगह आया हुआ है कि इसके एक्सपेंशन में यूनिट प्लेस के ऊपर क्या आएगा, 100 प्लेस के ऊपर क्या आएगा, ऐसे कुछ क्वेश्चन आपको बताए हुए हैं, उनमें बाइनोमियल थ्योरम यूज हो रही है, a + b रेज़ टू पावर n, NC0 a रेज़ टू पावर n, NC1 a रेज़ टू पावर n - 1 into b, और लास्ट में आ जाएगा NCn b रेज़ टू पावर n। इसमें एक प्रॉपर्टी आपके पास आती है, जितने भी बाइनोमियल कोफिशिएंट्स हैं ना, जितने भी बाइनोमियल कोफिशिएंट्स हैं a और b, दिस रिजल्ट इज वैलिड फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ a एंड b। a और b दोनों को 1 पुट कर दो, दोनों को 1 पुट करूंगा तो मैं 1 + 1 2 की पावर n जो है, यहाँ भी a और b को 1 पुट करेंगे तो NC0 + NC1 + NC2 + एंड सो ऑन NCn।
ये रिजल्ट कहलाएगा हमारे पास कि जितने भी बाइनोमियल कोफिशिएंट्स हैं, जितने भी बाइनोमियल कोफिशिएंट्स हैं उन सब का सम जो है वो किसके इक्वल होगा, जितने भी बाइनोमियल कोफिशिएंट्स हैं उन सब का सम किसके इक्वल है, 1। आप देख जो है वो इवन बाइनोमियल कोफिशिएंट हैं NC0, NC2, NC4, NC6 एंड सो ऑन। आप दे इवन आप दे ऑड, इवन और ऑड का जो सम है वो भी आपस में इक्वल होगा। जैसे अभी जो पेपर हुआ था उसके अंदर इस टाइप का क्वेश्चन पूछा हुआ था, कोई px पोलिनोमियल दिया हुआ था, आप उसको डिवाइड कर रहे थे x-1 से, x-1 से डिवाइड कर रहे थे या x-1 उसका एक फैक्टर था, तो आपसे जो कोफिशिएंट्स थे उनके बारे में एक रिलेशन पूछ लिया था। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, बेटा समझना पड़ेगा, क्रैम करने से पार नहीं पड़ेगी। आई थिंक शायद इस टाइप का क्वेश्चन था a0 + a1x + a2x² प्लस एंड सो ऑन anx रेज़ टू पावर n। ये हमारे पास px कह दो fx कह दो कुछ भी है। उसके बाद x-1 इसका एक फैक्टर था, x-1 हमारे पास क्या है, इसका फैक्टर है। फैक्टर थ्योरम के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या होगा, रिमाइंडर 1 था। जब x-1 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर हमारे पास क्या था, 1। ऐसा क्वेश्चन था ये। अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम x-1 से जब डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर क्या होगा, p1 होगा। किसके इक्वल आएगा, a0 + a1 + a2 प्लस एंड सो ऑन an। और ये रिमाइंडर कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। इसमें कुछ एक बाइनोमियल कोफिशिएंट्स राइट साइड में थे, जो वैल्यू आपके पास पूछी होगी, a0 + a1 + a2 प्लस एंड सो ऑन an। इन सभी का सम किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। तो क्या ऑप्शन दिया हुआ था, लास्ट ऑप्शन उसका ट्रू था। जो फोर्थ ऑप्शन है डी ऑप्शन जो था क्वेश्चन का वो सही था। बाइनोमियल कोफिशिएंट्स का सम सभी का किसके इक्वल है, 1। इसमें जो इवन बाइनोमियल कोफिशिएंट्स है NC0, NC2, NC4 प्लस एंड सो ऑन NC1 + NC3 + NC5 प्लस एंड सो ऑन आपस में इक्वल है, और दोनों में से प्रत्येक की वैल्यू है 2 रेज़ टू पावर n-। सारे बाइनोमियल कोफिशिएंट्स का सम कितना होगा, 2 रेज़ टू पावर n। इवन बाइनोमियल कोफिशिएंट्स का सम 2 रेज़ टू पावर n-1, और जो बाइनोमियल कोफिशिएंट्स उनका सम भी कितना होगा, 2 रेज़ टू पावर n-1। ग्रुप के अंदर कॉम्बिनेशंस के अंदर एक ही बात का ध्यान रखना, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, क्योंकि अगर किसी क्वेश्चन में भी कॉन्सेप्ट यूज होगा तो फिर उससे मैं डिस्कस कर लेंगे। बताने को बहुत कुछ है इस चैप्टर के अंदर, लेकिन उसमें चीज़ें वो हो जाएंगी कि इनसे हमारा कोई मतलब ही नहीं रहा। एक इसमें है, आपसे पूछ लेगा फाइंड द प्रोबेबिलिटी, ज़्यादातर संभावना इसकी प्रोबेबिलिटी में यूज होने की है। परमुटेशन और कॉम्बिनेशन वाला जो चैप्टर है इसकी संभावना ज़्यादातर मुश्किल जो क्वेश्चंस होंगे प्रोबेबिलिटी के उन्हीं में यूज हो सकता है। आपके पास 15 प्लेयर्स दी हुए हैं, कोई भी टीम है, आपसे कहेगा कि टोटल कितने तरीके से आप प्लेइंग 11 सेलेक्ट कर सकते हो, जिसमें ये कह रहा है कि 2 पर्टिकुलर प्लेयर्स ऑलवेज इंक्लूडेड और ऑलवेज एक्सक्लूडेड। 15 प्लेयर्स इन टोटल। इसमें एक तरफ ये कह रहा है कि 2 पर्टिकुलर प्लेयर ऐसे हैं जिनको हमेशा इंक्लूड करना है, प्लेइंग 11 में हमेशा शामिल करना है। इसका मतलब वो 2 तो ऑलरेडी सिलेक्टेड है। सिलेक्ट कितने करने हैं, 9। कितने में से, 13 में से। अब 13 में से 9 कितने तरीके से सिलेक्ट हो सकते हैं, 13 C 9। टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच 2 पर्टिकुलर प्लेयर्स ऑलवेज विल बी देयर इन प्लेइंग 11। और अगर ये कहते हैं कि 2 पर्टिकुलर ऐसे उनको हमेशा बाहर रखना है, 2 पर्टिकुलर प्लेयर ऑलवेज एक्सक्लूडेड, इसका मतलब क्या हुआ, उनको कभी भी किसी भी मैच में नहीं खिलाना। इसका मतलब ये है, यानी कि टोटल 15 है, उसमें से 2 तो बाहर है, किसी भी मैच में नहीं खेलेंगे, और बाकी कितने बचे, उसमें से 11 सेलेक्ट करने हैं। तो वो केस हमारे पास कितना आ जाएगा, 13 C। ठीक है, तो ज़्यादा इसमें यूज आपके पास कॉम्बिनेशंस का ध्यान रखना, चाहे आप बॉल सिलेक्ट कर रहे हैं, आर्टिकल सिलेक्ट कर रहे हैं, इंटीजर सिलेक्ट कर रहे हैं, कार्ड सिलेक्ट कर रहे हैं, अगर एक से ज़्यादा साइमल्टेनियसली सिलेक्ट हो रहे हैं, साइमल्टेनियसली। मैंने डिटेल में आपको पिछली बार जब इस चैप्टर का नंबर आया था
तो उसमें प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड कुछ ऐसे टॉपिक्स बताए थे जो आपके सिलेबस से बाहर के हैं। एडिशन थ्योरम बताई थी, मल्टीप्लिकेटिव लॉ बताया था, उसके बाद उसमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का टॉपिक बताया था। ये सारी चीज़ें डिस्कस की थी। मल्टीप्लिकेटिव लॉ भी था, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी थी, वो सारा सब कुछ हमने डिस्कस कर दिया था। उन्हीं चीज़ों को वीडियोज़ के थ्रू आपके पास भेजे हुए थे, वो वीडियोज़ निकालें और उनको एक बार फिर से देख लें, फिर से यहाँ डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर किसी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम आ रही है कि सर इस जगह ये दिक्कत है, ये क्वेश्चन नहीं हुआ, तो या ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया, उसको फिर हम रिपीट कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन हमारे पास जो पिछले 1-2 दिन में आप लोगों ने भेजे हुए हैं, वो क्वेश्चन मैं इसमें डिस्कस कर देता हूँ। एक तो सबसे पहले कुणाल ने भेजे थे 4-5 क्वेश्चन। वन एंगल ऑफ ए रोम्बस इज 60 डिग्री, देन द रेशियो ऑफ इट्स डायगोनल्स। बेटा मिसलेनियस क्वेश्चन है, कोई कहीं से कोई कहीं से कोई कहीं से, क्योंकि इससे आगे हम सिलेबस लगभग 2 बार पढ़ा चुके हैं। इसके बाद रिवीजन यही होगा कि जो डाउट्स आ रहे हैं मिसलेनियस डाउट्स, वो सारे के सारे डिस्कस कर दिए। अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि भी हाँ वास्तव में क्वेश्चन मुश्किल है तो कलेक्टिवली बता दिया, अदरवाइज बाकी बच्चे अपना काम करेंगे। इंडिविजुअल स्टूडेंट्स के जो डाउट्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। अभी मैं 5-7 बच्चों की तो गारंटी नहीं ले रहा, अदरवाइज मैक्सिमम बच्चे ऐसे हैं जिनके एमडीजी वाले क्वेश्चन भी अभी तक क्लियर नहीं है। 5 साल बच्चों की तो नहीं कह रहा, उन्होंने निकाल लिए हैं सारे। कुछ बच्चे तो अब भी रेजोनेंस के ऊपर ही अटके पड़े हैं। तो जहाँ जो बिल्कुल नीचे हैं, जिनका लेवल बिल्कुल नीचे है, अब तक लापरवाही किया, कुछ भी किया, वो सबसे पहले रेजोनेंस को उठाए। उसमें भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल इग्नोर कर दें। जब भी आप किसी भी चैप्टर को रिवाइज करें तो सबसे पहले देखें कि भी रेजोनेंस वाला असाइनमेंट, उसमें ये 8-7 क्वेश्चन ऐसे हैं जो थोड़े से मुश्किल हैं, तो इनको तो मैं जब भी रिवाइज करूँगा ये चैप्टर, वो हर बार रिवाइज होने चाहिए, उनको टिक करूँ। हर बच्चे को अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ये पता है कि मेरे लिए ये क्वेश्चन मुश्किल है, मेरे लिए ये मुश्किल है, उसको जब भी पढ़ो हर बार वो क्वेश्चन रिवाइज होना चाहिए। इसमें क्वेश्चन आपके पास रोम्बस गिवन है, इसका एक जो एंगल ऑफ 60 डिग्री दिया हुआ आपको, ये कह रहा है कि इसके जो डायगोनल्स है ना उनका रेशियो निकालो। हमें पता है कि जो डायगोनल्स हैं वो 90 डिग्री के ऊपर इंटरसेक्ट करते हैं, और ये डायगोनल्स इस एंगल को भी बाइसेक्ट करेंगे। ये एंगल हमारे पास 60 है, कितना होगा 30, ये भी 30 है। इसी प्रकार ये 30 है, ये 30 है, ये कितना होगा 60, ये कितना है 90। आप इसमें साइन फॉर्मूला यूज कर दो। डायगोनल्स का रेशियो, सपोज ये साइड मैंने ए ले ली और ये साइड मेरे पास बी है, तो डायगोनल्स का रेशियो हो जाएगा 2a/2b। डायगोनल्स का जो रेशियो है वो क्या होगा 2a/2b। तो ये आपके पास a है तो टोटल कितना हो गया 2a। ये डायगोनल b दिया हुआ है तो टोटल कितना हो गया 2b। अगर a/b निकल जाए, जो रेशियो a और b का है वही रेशियो किसका होगा 2a और 2b का होगा। कैसे निकालना है, मैं साइन फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ ट्राइंगल के अंदर। ये एंगल आपके पास दिया हुआ है, एंगल हमारे पास 60 है, इसकी अपोजिट साइड स्मॉल a, ये स्मॉल a अपॉन में अपोजिट एंगल हमारे पास उसका साइन 60, b अपॉन साइन 30। और अगर आप इसकी जरूरत नहीं है, इसको c कहना चाहो तो इट इज इक्वल टू c अपॉन साइन 90। a और b का रेशियो निकालना है किसी भी ट्राइंगल के अंदर। प्रत्येक जो साइड है वो प्रोपोर्शनल है टू द साइन ऑफ एंगल बिटवीन अदर टू साइड्स। तो यहां से मेरा काम तो इन दोनों से चल जाएगा। a अपॉन b इक्वल टू क्या आ गया साइन 60 अपॉन साइन 30। साइन 60 क्या होता है √3/2, साइन 30 क्या होगा 1/2। तो ये जो रेशियो हमारे पास a/b है वो कितना आ गया √3:1, √3/1 आ गया। जब a अपॉन b √3/1 है तो 2a/2b भी क्या आएगा 2√3/2। तो ये रेशियो आपके पास क्या आ गया √3:1 आ गया। यानी कि जो दोनों डायगोनल्स हमारे पास हैं उन दोनों डायगोनल्स की लेंथ का जो रेशियो है वो किसके इक्वल होगा √3:2। ठीक है, tan 60 कैसे भी निकालो, कोई दिक्कत नहीं है भाई। आप वहां से वो भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंदर वैल्यू है तो √3 आएगा, 1/√3 आएगा। ठीक है,
ए बाई बी निकालना है, किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ एंगल 90 डिग्री है तो इस एंगल को आप कंसीडर करोगे तो tan हमारे पास क्या आ जाएगा, tan 30 आ जाएगा बी अपन में 1/√3, वो यहाँ से ए बाई बी कितना आएगा √3 आएगा। tan 60 निकालोगे तो tan 60 किसके इक्वल आ जाएगा, ए बाई बी, वो किसके इक्वल होता है √3, या फिर इसके अंदर ही साइन फॉर्मूला, किसी भी तरीके से आप अप्लाई करें कोई प्रॉब्लम नहीं। एक क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है एल्टीट्यूड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर, ट्रायंगल के जो एल्टीट्यूड्स हैं वो गिवन है 12, 15 और 20। मतलब एक बार आपने क्वेश्चन रिवाइज कर लिया, सपोज आज आपका टारगेट 50 क्वेश्चन निकालने का है, हिंट्स दिए गए, वहाँ से देख के आपने निकाला, अब उसमें से कितने क्वेश्चन मैं निकाल पाया, कितने क्वेश्चन मेरे समझ में आए, नेक्स्ट टाइम जब आप निकालो तो केवल क्वेश्चन नोट करें वहाँ से और अपने आप निकाले बगैर हिंट और बगैर सॉल्यूशन देखें, तब आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि इन 50 में से कितने क्वेश्चन मेरे को आते हैं। जब आपको ये कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ अब इस बुक में से किसी भी चैप्टर में ऐसा कोई क्वेश्चन है जो मेरे को नहीं आता, उस समय आप मान के चलें कि ये जो एटलीस्ट मेरे पास क्वेश्चन अवेलेबल हैं वो तो लगभग सारे मेरे को आते हैं। कोशिश करें कि इस क्वेश्चन में ये कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ, उस कॉन्सेप्ट को साइड में लिख दिया जाए। एक इसमें एल्टीट्यूड्स दिएगा आपको ट्रायंगल के 12, 15 और 20। व्हाट इज द मेजर ऑफ लार्जेस्ट एंगल इन दिस ट्रायंगल, एल्टीट्यूड्स गिवन है ऑफ ए ट्रायंगल आर 12, 15 और 20। ट्रायंगल दी हुई है ABC, ए से जो परपेंडिकुलर ड्रा किया इसकी लेंथ 12 है, बी से जो परपेंडिकुलर ड्रा किया इसकी लेंथ 15 है, और सी से जो परपेंडिकुलर हम ड्रा कर रहे हैं उसकी लेंथ है 20। इस साइड को हमने ए ले लिया, इस साइड को बी ले लिया, इस साइड को सी ले लिया। हमेशा ध्यान रखना जो लार्जेस्ट साइड है, लार्जेस्ट साइड उसका अपोजिट एंगल सबसे बड़ा होगा, लार्जेस्ट जो साइड होगी उसका अपोजिट एंगल सबसे बड़ा मिलेगा, जो साइड सबसे छोटी होगी उसका अपोजिट एंगल सबसे छोटा होगा। आप इस ट्रायंगल का एरिया निकालोगे, 3 एल्टीट्यूड्स दिए हुए हैं, इसका मतलब एक बार मैं हाइट इसको लेकर चलूंगा AD को, एक बार मैं हाइट BE को लेकर चलूंगा, एक बार मैं हाइट CF को लेकर चलूंगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC 1/2 इंटू बेस A इंटू में हाइट हमारे पास है 12। इसी ट्रायंगल का एरिया 1/2 इंटू बेस हमारे पास है B इंटू हाइट इसकी है 15, और लास्ट में हमारे पास 1/2 इंटू बेस हमारे पास हो गया C और इसकी जो हाइट है वो हमारे पास है 15। तीनों आपस में इक्वल हैं। क्यों इक्वल हैं तीनों? क्योंकि तीनों जो हैं वो एक ही ट्रायंगल के, इस ट्रायंगल के एरिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एरिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तीनों इक्वल हैं तो तीनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, अब भी तीनों इक्वल रहेंगे। मुझे यहाँ से साइड्स की लेंथ निकालनी है, तीनों इक्वल हैं, 12, 15 और 20 से डिवाइड कर दो, डिवाइड नहीं करना चाहे तो भी पार पड़ जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 12, 15 और 20 एलसीएम 60 आ रहा है, तो यहाँ से A/5, B/4 और C/3 तीनों आपस में इक्वल हैं। मैंने अज्यूम कर लिया ये किसी ना किसी के इक्वल तो हैं, तो किसके इक्वल अज्यूम किया, सपोज इक्वल टू K, तो यहाँ से आपके पास A की वैल्यू आ गई 5 की, B आ गया 4 की और C हमारे पास आ गया 3। अपने आप डिसाइड हो रहा है कि ये जो हमारे पास साइड है वो सबसे बड़ी है, क्योंकि सबके साथ K मल्टीप्लाई है, सबके साथ क्या मल्टीप्लाई है K, तो एक तो K का 5 टाइम्स है, एक K का 4 टाइम्स है, एक K का 3 टाइम्स है, तो सबसे बड़ी साइड इसमें कौन है, K है। इसका जो अपोजिट एंगल है वो आपको लार्जेस्ट मिलेगा। दूसरा हिंट यहाँ पर, इसके और इसके स्क्वायर का सम किसके इक्वल आ रहा है, इसके स्क्वायर के इक्वल, इसका मतलब बनने वाली जो ट्रायंगल हमारे पास वो कैसी होगी, राइट एंगल, और राइट एंगल ट्रायंगल है तो इस केस में हमारे पास क्या होगा, सबसे बड़ा जो एंगल हो 90 डिग्री। मान लो चलो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो उस केस में हमारे पास फॉर्मूला है कल जो कंसेंट फॉर्म दिया तो ले आए सारे, तुरंत कलेक्ट कर लो एक रोज सारे। तुरंत कलेक्ट करो, इसको निकाल के देखो, पास करो सारे एक साथ इकट्ठे करो।
सारे ले पीछे चले ले, सभी सिलेक्ट करो बेटा, जल्दी इकट्ठे कर दो ना एक साथ, एक एक के पास जाएगा। बेटा आगे दो सारे, और लोग गर्ल्स के पास। मान लो चलो यहाँ पर तो पाइथागोरस थ्योरम प्रूव हो गई, आप यहाँ से तीनों एंगल्स निकाल सकते हो। मैंने कोसाइन फॉर्मूला बताया है, तीनों साइड्स की लेंथ आ गई। कोस से होता है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2b स्क्वायर। यहाँ से आपके पास जो एंगल ए है उसका कोसाइन मिल जाएगा। सबसे बड़ी साइड हमारे पास क्या दी हुई है, ए है, तो इसका जो अपोजिट एंगल है वो हमें लार्जेस्ट मिलेगा, यानी कि जो कैपिटल ए एंगल है वो लार्जेस्ट होगा। यहाँ से आप कोस ए की वैल्यू पुट करोगे बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 4k स्क्वायर, इसका स्क्वायर आएगा 3k होल स्क्वायर आएगा, 16k स्क्वायर 9k स्क्वायर माइनस 25k स्क्वायर इक्वल टू क्या देगा 0। कोस ए हमारे पास 0 है, इसका मतलब एंगल ए जो है वो क्या होगा 90। सबसे बड़ा जो एंगल है वो कितना होगा 90। एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, आपके पास दो सर्कल दी हुई है। बड़ी जो सर्कल उसका रेडियस है 2 सेंटीमीटर, छोटे वाली जो सर्कल उसका रेडियस है 1 सेंटीमीटर। लार्जर जो सर्कल है पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ स्मॉलर सर्कल। बड़ा जो सर्कल है वो छोटे वाले सर्कल के सेंटर से पास हो रहा है, तो उस केस में हमसे कह रहा है कि उनका जो कॉमन कोड है ए बी उसकी लेंथ निकालनी है। लेंथ ऑफ कॉमन कोड दो सर्कल दिए गए, एक आपके पास छोटा सर्कल है और दूसरा हमारे पास है बड़ा सर्कल। बड़े वाला सर्कल जिसका रेडियस आपको 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है वो छोटे वाले के सर्कल से के सेंटर से पास हो रहा है। ये C1 इसका सेंटर है, ये C2 आपके पास छोटे वाला जो सर्कल इसका सेंटर है। यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस आपके पास गिवन है 2। कॉमन कोड, ये कोड दी हुई आपको ए बी, छोटे बड़े इनकी साइज कर लेंगे। ए बी की लेंथ निकालनी, ए बी की लेंथ हमें निकालनी है, ठीक है। कैसे निकालना है, कॉमन कोड हमें ये तो पता है, ये पॉइंट सपोज आपके पास सी आ गया। अगर ए सी या बी सी में से कोई एक लेंथ निकल जाए तो उस केस में क्या होगा, बेटो पॉइंट आ जाएगा। हमने क्या कर दिया, सर्कल के सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया। तो ये आपके पास कितने डिस्टेंस, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये तो होगी 2, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कितना है 1 है, 1 है। ये आपके पास इन दोनों में से इसके टुकड़े कर लो, एक को x ले लिया, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है 2 है, तो इधर कितना बच गया, दो राइट एंगल ट्राइंगल बन गई जिसमें एक साइड हम कॉमन बना देंगे। एक तो ये वाली राइट एंगल ट्राइंगल ले लेना, ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी, बोलो। ये भी तो रेडियस है C1 से लेकर ए तक, जो बड़े वाला सर्कल इसका, ये 2 है, ये कितना है 2 - x, और ये कितना है AC। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर ये एंगल 90 डिग्री है। यहाँ से आपके पास क्या आएगा, AC का स्क्वायर प्लस में 2 - x का स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया 2 का स्क्वायर। इसी प्रकार ये वाले राइट एंगल ट्राइंगल ले लो दिस, इसमें क्या होगा AC का स्क्वायर प्लस में x का स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, ये डिस्टेंस कितनी है 1 का स्क्वायर। दोनों को आपस में घटा दो, ये AC स्क्वायर की वैल्यू दोनों से निकाल के उसको कंपेयर कर लो, घटाएंगे यहाँ से क्या आएगा, इसमें से माइनस हो गया 2 - x होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 प्लस x स्क्वायर माइनस का 4x माइनस x स्क्वायर इक्वल टू राइट हैंड साइड में 4 - 1 3, x स्क्वायर से माइनस x स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्या बचेगा माइनस का 4x इक्वल टू 4 पर तरफ जाएगा तो -1। x की वैल्यू कितनी आ गई, x आते x की वैल्यू आप यहाँ पुट कर देना या फिर यहाँ पुट कर देना, और यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा AC आ जाएगा। उस AC का डबल करेंगे हम, AC का अगर डबल करेंगे तो हमारे पास जो कोड ए बी उसकी लेंथ हो जाएगी। एक ही क्वेश्चन ऐसा है जो मैंने वैसे भी सोल्व करके भेजा हुआ है। इन ट्राइंगल ABC
ट्राइंगल ABC दी हुई है, AD इज मीडियन। ट्राइंगल ABC के अंदर AD आपके पास एक मीडियन दिया हुआ है, वर्टेक्स A को अपोजिट साइड के मिड पॉइंट से ज्वाइन किया है। उसके बाद ये कह रहा है E इज मिड पॉइंट ऑफ AD। AD जो उसका मिड पॉइंट आपको क्या दिया हुआ है, E दिया हुआ है। इफ BE इज एक्सटेंडेड टू मीट AC इन F, AB दिया हुआ है, BC दिया हुआ है, AC दिया हुआ है, हमें AF निकालना है। ये क्वेश्चन वैसे ही मैंने सोल्व करके भेजा था, उसमें बस ये जो डिस्टेंसेस आपको पर्टिकुलर दी हुई उनकी वैल्यू नहीं थी, आर्बिट्रेरी था इसकी जगह। ट्राइंगल ABC गिवन है, AD की एक मीडियन है, E जो है वो आपके पास AD का मिड पॉइंट है, और जब BE को एक्सटेंड कर रहे हैं आगे तो AC को पॉइंट F के ऊपर कट कर रही है, ये पॉइंट नहीं है। इसमें आपके पास शुरुआत में ट्राइंगल वाले चैप्टर में बिल्कुल शुरुआत में एक थ्योरम दी हुई है, ट्राइंगल की किसी भी एक साइड के मिड पॉइंट से एक लाइन हम ड्रा कर रहे हैं। कोई भी ट्राइंगल आपके पास है, किसी एक साइड के मिड पॉइंट से, यहाँ ये इसका मिड पॉइंट है, एक लाइन हम ड्रा कर रहे हैं जो इस साइड के पैरेलल हो, वो लाइन अपोजिट साइड को क्या करेगी, बाइसेक्ट। इफ ए लाइन इज ड्रॉन फ्रॉम मिड पॉइंट ऑफ साइड AB, साइड AB के मिड पॉइंट से अगर कोई भी लाइन ड्रा हो रही है, अब वो साइड इस किसी के पैरेलल है, हेल्स थ्योरम वगैरह का इसके अंदर कन्वर्स वगैरह दिया हुआ है, वहाँ से DPT थ्योरम जो भी उससे रिलेटेड है, मेन थ्योरम वही, उसी से रिलेटेड आपके पास काफ़ी क्वेश्चंस मिलेंगे। तो यहाँ से ये जो साइड है, ये वाली साइड, ये अगर इसके पैरेलल है और इसके मिड पॉइंट से ये वाली लाइन हमने ड्रा की है, तो ये डेफिनेटली अपोजिट साइड को जहाँ कट करेगी वो इस अपोजिट साइड का क्या होगा, मिड पॉइंट। ये थ्योरम इसके अंदर, ये रिजल्ट इसमें हम यूज करने वाले हैं। लेंथ मुझे कौन कौन सी दी हुई है, एक तो इसमें AB गिवन है 8 सेंटीमीटर, AB इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, उसके बाद BC है 21, और जो AC है वो दिया हुआ है 50। एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन हमें यहाँ पर लेनी पड़ेगी। एक तो साइड आपके पास BC का मिड पॉइंट है, तो एक तो मैं ऐसी ट्राइंगल लेके चलूंगा जिसमें एक साइड BC अपीयर हो रही हो, ये रिजल्ट यूज करना है मुझे, और एक आपके पास इस AD का मिड पॉइंट दिया हुआ है, तो ऐसी दो ट्राइंगल लेके चलो जिसमें एक साइड जो है वो तो BC आई और एक साइड AD आई, और यही रिजल्ट अप्लाई करिए। कंस्ट्रक्शन है, इस पॉइंट D से पास होती हुई एक लाइन ड्रा कर दो जो इसके पैरेलल हो। पॉइंट D से पास होती हुई एक लाइन हमने ड्रा कर ली जो किसके पैरेलल है, इस BE या BF के पैरेलल है। ये पॉइंट सपोज हमारे पास G है, ट्राइंगल मैंने ले ली ADG, ट्राइंगल में क्या लेके चल रहा हूं, A, D और G। यहां से हमें रिजल्ट जो प्रूव होगा AF इक्वल टू FG इक्वल टू G, ये रिजल्ट प्रूव होगा, AF इक्वल टू FG इक्वल टू G। कैसे आएगा, ट्राइंगल मैंने ली A, D और G, किसके इक्वल है, इसमें आपके पास ADG के अंदर AD का मिड पॉइंट क्या दिया हुआ है, E दिया हुआ है, E इज मिड पॉइंट ऑफ AD, और EF किसके पैरेलल है, कंस्ट्रक्शन से। तो इस साइड के मिड पॉइंट से अगर कोई मैं लाइन ड्रा कर रहा हूं जो इस तीसरी साइड के पैरेलल है, तो अपोजिट साइड को क्या करेगी, वो दूसरी बाकी बची हुई साइड को बाइसेक्ट करेगी। वहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, AF इक्वल टू FG। AF और FG आपस में क्या होंगे, इक्वल। ठीक है, इसी प्रकार आपके पास एक ट्राइंगल हमारे पास कौन सी हो जाएगी, FB और C ले लो। दूसरी ट्राइंगल हमारे पास कौन सी है, FB और C। इसमें साइड BC का मिड पॉइंट क्या दिया हुआ है, D। इससे नाउ फ्रॉम ट्राइंगल
ट्राइंगल आपके पास दी हुई है एफ बी सी, डी इज मिड पॉइंट ऑफ साइड बी सी। अब यहां से इस बी सी के मिड पॉइंट से एक लाइन ड्रा कर रहा हूं जो इसके पैरेलल है। अपोजिट साइड को जहां कट करेगी वो इस एफ सी का मिड पॉइंट होगा। सेम ऊपर वाला रिजल्ट हमने अप्लाई किया तो वहां से आपके पास इसमें आ जाएगा डी जी जो है वो पैरेलल है इसके बी एफ की। देयरफॉर आल्सो डी इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी, तो वहां से आपके पास आ जाएगा एफ जी इक्वल टू जी सी। फर्स्ट और सेकंड की हेल्प से हम क्या लिख सकते हैं, एफ यहाँ से एफ जी के इक्वल है और एफ जी यहाँ से जी सी के इक्वल है। तो 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 वी कैन से एफ इक्वल टू एफ जी इक्वल टू जी सी। तीनों सेगमेंट आपस में इक्वल है, दिस दिस और दिस। पूरा टोटल इसी कितना है, ये भी 5 हो गया, ये भी 5 हो गया और ये तीनों हमारे पास किसके इक्वल है, 5 के। ठीक है, इसमें 2 क्वेश्चन और देखें बेटा। एमटीजी में से ये या नोट करने की जरूरत है आदित्य, तो आपने 2 क्वेश्चन भेजे थे, नोट कर लें क्वेश्चन को। बोले फिगर आपके पास गिवन है जिसमें एक रेक्टेंगल दी हुई है ए बी सी डी। फिगर शोज ए रेक्टेंगल ए बी सी डी विद सेमी सर्कल। पहले हमारे पास रेक्टेंगल दी हुई है ए बी सी डी, इसमें एक साइड को डायमीटर लेते हुए पहले सेमी सर्कल ड्रा कर रखी है जो इस अपोजिट साइड को भी टच कर रही है। इस तरह ए बी सी डी हमारे पास रेक्टेंगल दी हुई है, इसमें एक सेमी सर्कल इंस्क्राइब्ड है जिसकी ये जो साइड है वो तो डायमीटर है और ये अपोजिट साइड को टच कर रही है। वो पे सर से बिठाई हुई थी फिर भी बिठा हो गए। मेरे थप्पड़ जिस दिन लगे ना उस दिन बुरा हाल हो जाएगा, पहले बता देता हूँ। अरे क्लास में कुछ भी होगा, कहीं भी कोई हरकत हो रही है, तुम्हारा ध्यान जरूर उधर जरूर जाएगा, वहाँ क्या होगा। मतलब वो इस चीज़ को शो कर रहा है कि आप अपनी पढ़ाई के प्रति कितने सीरियस हो। उसके बाद इस पोर्शन में एक सर्कल और बड़ी हुई जो इसको 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 इन तीनों को टच कर रही है। अब इसके बाद ये कह रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ द सर्कल टू द सेमी सर्कल। इस सर्कल और सेमी सर्कल के एरिया का रेशियो निकालना है। हमारे पास पहले ए बी सी डी रेक्टेंगल दी हुई है, उस रेक्टेंगल के अंदर एक सेमी सर्कल, इसको डायमीटर लेते हुए सेमी सर्कल बड़ी हुई है, ये सेमी सर्कल इस अपोजिट साइड तक जा रही है, इसको टच कर रही है। सपोज हमने जो बड़ा जो सेमी सर्कल इसका रेडियस एक्स ले लिया, लेट रेडियस ऑफ सेमी सर्कल equal to x and radius of small circle equal to y मिल गया। किसी ना किसी तरीके से हमें रिलेशन निकालना है स्मॉल x और y के रूप में, क्योंकि इसका एरिया आपके पास हो जाएगा, सर्कल का रेडियस y दिया हुआ है तो पाई वाई स्क्वायर, सेमी सर्कल का एरिया हो जाएगा पाई एक्स स्क्वायर अपॉन 2। सबसे पहले हमें रिलेशन चाहिए एक्स और वाई का। इस पॉइंट से पास होती हुई एक लाइन ड्रा कर दो, कंस्ट्रक्शन आप इसको कह सकते हो, जो इस साइड के पैरेलल जाए। इस साइड से पास होती हुई मैंने एक लाइन ड्रा की जो सेमी सर्कल का सेंटर है। अगर ये पॉइंट हमारे पास ओ दिया हुआ है तो ओ से पास होती हुई एक लाइन मैंने ड्रा कर दी
जो इस रेक्टेंगल की साइड के पैरेलल है, ये इसको टच कर रही है, तो इसी पॉइंट से पास होगा ये वाली लाइन। अब ये भी आपके पास x है, ये भी x, ये x होते ही यहाँ पर आपके पास अगर मैं इसका नाम ले दूँ E, OEBC स्क्वायर हो गया। OEBC हमारे पास क्या है, स्क्वायर है। यहाँ से एक लाइन ड्रा करोगे जो इस वर्टेक्स से O को B से ज्वाइन करूंगा, ये छोटे वाली सर्कल के सेंटर से पास होती जाएगी, और यहाँ पर जो OB हमारे पास है वो किसका काम करेगा, इस स्क्वायर के डायगोनल, ठीक है, OB। तो आपके पास आ जाएगा, क्या कह रहे हो बेटा, सिमेट्री का कॉन्सेप्ट इसके अंदर, क्योंकि यहाँ पर ये वाली जो सर्कल है ना वो इसको भी टच कर रही है, इसको भी टच कर रही है, ठीक है, दोनों को टच कर रही है। तो आपके पास क्या होगा फिर, ये वाला एंगल, ये जो आपके पास इन इसके सेंटर को जब मैं इस वर्टेक्स से ज्वाइन करूंगा तो इस एंगल को क्या करेगा, देखो कोई ना कोई रिजल्ट है ऐसा। सर्कल के बाहर कोई पॉइंट है, उससे आप टेंजेंट ड्रा कर रहे हो और इसको सेंटर से ज्वाइन करोगे, इस एंगल को क्या करेगा, तो जो आपके पास डायगोनल है वो भी इस एंगल को बाइसेक्ट करेगा। और पॉइंट बी से हमने सर्कल के ऊपर दो टेंजेंट ड्रा कर दी, तो इसको जब आप सेंटर से ज्वाइन करोगे तो वो इस एंगल को क्या करेगा, बाइसेक्ट। क्लियर हो गया, सेंटर से क्यों पास होगा। अब यहाँ से हम सपोज ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट किसी ना किसी तरीके से मुझे x और y को रिलेट करना है, x और y को रिलेट करना है किसी ना किसी तरीके से। इस सर्कल का सेंटर जो इसको सपोज मैंने C डैश कह दो या O डैश कह दो, ये पॉइंट एक और ले लो यहाँ तक, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो आपके पास 2r आ जाएगी, 2 सॉरी 1, स्मॉल y है तो 2y आ जाएगा। ये जो पॉइंट है ना इसको मैं कह रहा हूँ यहाँ पर F, ये वाला पॉइंट है, और ये B है, कॉर्नर जो है वो B है, और यहाँ पर ये वाली लाइन इस छोटे वाले सर्कल को जहाँ कट करी वो पॉइंट F है। क्या यहाँ से मैं अब BF की वैल्यू निकाल रहा हूँ दो तरीके से, और उनको आपस में इक्वल पुट कर दूंगा। OB माइनस OF, BF होगा, इसी प्रकार इस BF की वैल्यू में निकाल रहा हूं, वो हमारे पास कितना आएगा, आल्सो BF इक्वल टू, टोटल आपके पास क्या दिया हुआ है, यहां से लेकर यहां तक ले लो या फिर यहां से लेकर यहां तक ले लो। B से लेकर इस पॉइंट को और नाम दे दो, इसको आपके पास FG नाम दे दिया। BF हमारे पास आ गया BG, और इसमें से मैंने क्या माइनस कर दिया, GF, ठीक है, ये भी BF है और ये भी BF है। B से लेकर F तक ये कॉर्नर के अंदर जो डिस्टेंस आपको दिखाई दे, इस डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। एक तरफ मैंने कैसे निकाली है, B से लेकर G तक की डिस्टेंस है, उसमें से क्या माइनस कर दिया, GF। क्या GF 2y नहीं है, बोलो। OB √2x है, B So BG minus 2y है। यस, BG माइनस में यहाँ से इस कॉर्नर से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस निकाली है, उसमें से हमने क्या माइनस कर दिया, GF माइनस कर दिया, जो 2y की है। √2x माइनस OF, O से लेकर F तक की डिस्टेंस ये कितनी है, x, और ये कितना है, 2y। इसका मतलब OF की जगह में क्या पुट कर दूंगा, x प्लस 2y। ये BF है और ये भी हमारे पास BF है। अब BG की वैल्यू और बताओ किसी तरीके से, क्या B से लेकर G तक की डिस्टेंस में कह रहा हूँ, जिस प्रकार ये आपके पास ये डिस्टेंस √2x है ना, इसी प्रकार B से लेकर G तक की जो डिस्टेंस है वो हमारे पास क्या होगी, √2y।
अरे सेम यही कॉन्सेप्ट लग जाएगा। यहाँ से एक लाइन ड्रा कर दो, यहाँ से एक दूसरी लाइन ड्रा करेंगे तो हमारे पास ये क्या है, जिस प्रकार ये डिस्टेंस हमने निकाली है, ये भी हमारे पास x है, ये भी x है। मैंने यहाँ पर क्या बना दिया, स्फीयर बना दिया, यहाँ पर भी एक स्फीयर बना देना। स्फीयर बनाओगे तो आपके पास यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस हमारे पास है, जिस प्रकार ये हमने √2x निकाला है, इसी प्रकार ये डिस्टेंस आपके पास यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस √2y कैसे होगी देखो। नहीं सर, और √2x minus x y plus √2y आ रही है सर। रेडियस ले लो और वो अलग से ले लो, उसमें आगे सेंटर तक रेडियस ले लो, उससे अलग ले लो, स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ पर आपके पास ये दिया हुआ है, ये डिस्टेंस ले लो भले, और उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस निकालोगे। ये भी आपके पास रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की तो निकाल ही सकते हैं। ये सर √2y, वो स्क्वायर बन गया। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस क्या आ गई, √2y, और उसमें से हम क्या माइनस कर रहे हैं, 2y माइनस कर रहे हैं। तो सीधा इसको मैं √2y माइनस y लिख दूँ फिर। अरे y इसमें ऐड करोगे, g से लेकर b तक की डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस मेरे पास कितनी आई, √2y, इसमें y ऐड कर दिया, √2y प्लस y, और इसमें से क्या माइनस कर रहा हूँ, 2y माइनस कर रहा हूँ। तो 2y माइनस करूँगा तो क्या बचेगा, √2y। bg आपके पास था, अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस आप निकाल रहे हो तो bg हमारे पास है y प्लस √2y, और इसमें से क्या माइनस कर रहा हूँ मैं, gf माइनस कर रहा हूँ। gf किसके इक्वल है, 2y, और इसके इक्वल आ गया √2y माइनस, ये आपके पास √2y माइनस y, ये भी bf है और ये भी bf है। माइनस करो इसको, इसका मतलब √2x माइनस x माइनस 2y इक्वल टू √2y माइनस y। ये माइनस का 2y पर तरफ जाके क्या हो जाएगा, हमें रिलेशन चाहिए x और y में, इन दोनों में से x कॉमन निकाल लिया, अंदर बच गया √2 माइनस y। ये माइनस का 2y पर तरफ जाके किसका हो जाएगा, प्लस, क्या बच गया पर तरफ, √2y प्लस y, √2 इंटू y इंटू में √2 प्लस x या y किसी एक की वैल्यू निकाल देना, दूसरी वैल्यू x या y किसी एक की वैल्यू निकालूंगा तो x हमारे पास क्या आ जाएगा, y इंटू √2 प्लस 1 होल स्क्वायर आ गया। ये x के साथ मल्टीप्लाई, इधर आके डिवाइड, फिर √2 प्लस 1 से ऊपर नीचे क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई, तो ऊपर √2 प्लस 1 होल स्क्वायर, नीचे √2 प्लस 1 इंटू √2 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो x और y का रिलेशन आपके पास ये आ गया। अब रिक्वायर्ड रेशियो, ऊपर नीचे जो भी आपके पास केस है वो इसमें डिस्कस कर लेना, किसका किसके साथ निकलवा रहा है। एक सर्कल का एरिया ऊपर है और अपॉन में सेमी सर्कल का एरिया, या सेमी सर्कल अपॉन में दिस, उसको एक दूसरे में चेंज कर सकते हो। रिक्वायर्ड आपके पास आ गया पाई इंटू वाई स्क्वायर अपॉन में पाई एक्स स्क्वायर बाई 2। जो आपके पास ये सर्कल दी हुई, सर्कल का एरिया कितना होगा, पाई वाई स्क्वायर, और नीचे जो सेमी सर्कल इसका एरिया क्या होगा, पाई एक्स स्क्वायर बाई 2। ये वाला 2 कहाँ गया होगा, पाई से पाई कैंसिल हो गया, x या y में से किसी एक को एलिमिनेट कर देना। x की जगह में क्या पुट करूँगा, y इंटू √2 प्लस 1 होल स्क्वायर, ऊपर तो y आपके पास है y का स्क्वायर, x की जगह आ जाएगा y स्क्वायर इंटू √2 प्लस 1 होल रेज टू पावर y स्क्वायर से y स्क्वायर क्या हो गया, और भी कुछ आएगा 2 है ऊपर। तो रिक्वायर्ड रेशियो आपके पास कितना आ जाएगा, 2 अपॉन √2 प्लस 1 होल रेज टू पावर, ये हमारे पास रिक्वायर्ड रेशियो है। मतलब ये इसमें मुश्किल क्वेश्चन मिलेंगे, देखो पता नहीं नया क्वेश्चन कहाँ से किस प्रकार क्या बनाते हैं, तो इसीलिए मैं बार बार आपको कह रहा हूँ एटलीस्ट जो क्वेश्चन अवेलेबल है उसमें से कम एक भी ऐसा क्वेश्चन ना हो जो मेरे को नहीं आता। मुझे प्रयासों में अब भी कमी दिखाई दे रही है, क्योंकि कुछ बच्चे तो डाउट ऐसे भेज रहे हैं जो बिल्कुल एलिमेंट्री लेवल के, बिल्कुल सिंपल। इसका मतलब उन्होंने रिवीजन बड़ा काम स्टार्ट किया ही नहीं, बिल्कुल छोटी छोटी बातों में उलझे पड़े। एक और क्वेश्चन है, शेडिड आपके पास एक फिगर दी हुई है, जो भी नया कॉन्सेप्ट हाथ लगे, मैं बार बार कह रहा हूं उसको नोट जरूर कर ले अपनी एक ऐसी फेयर नोटबुक में जो हमेशा आपके साथ रहे। एक सेमी सर्कल दी हुई है, इसके अंदर
जो डायमीटर इसके ऊपर 2 सेमी सर्कल्स हैं, दोनों का रेडियस सेम है, ये भी 8 दिया हुआ है, ये भी 8 दिया हुआ है। ऊपर हमारे पास एक ट्राइंगल बनी हुई जो आइसोस्कल है। आइसोस्कल जो ट्राइंगल, इसका जो बेस है ना, बेस इसके जो दोनों वर्टिसेस हैं, ये दोनों वर्टेक्स यहाँ इस सेमी सर्कल के सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रा कर रहे हैं, उस लाइन के ऊपर प्रेजेंट, दिस और दिस। तो ये भी आपके पास 4 आ गया, ये भी 4 आ गया, रेडियस है दोनों। और ये वाली जो लाइन है दोनों के दोनों, वो इस डायमीटर के परपेंडिकुलर है। अब इसमें कह रहा है कि जो शेडेड एरिया है उसका शेडेड रीजन ये है, दिस दिस